व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसमें एक तरफ तो व्यंजन होगा और दूसरी तरफ हो सकता है स्वर हो या व्यंजन, यानी कम से कम एक साइड में तो व्यंजन होगा ही होगा। अब ये व्यंजन अपने अलग अलग नियमों से होंगे। पहला जो हमने नियम पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर कोई भी जो पंचमाक्षर है क च ट त प, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका अगर कोई प्रथम अक्षर है और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, ठीक है, तो उसके व्यंजन के स्थान पर जो प्रथमाक्षर है उसके स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे तिक प्लस अंबर, तो ये कै तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी गे हो जाएगा। ठीक है, सत आशय, तो ये द हो जाएगा, अपना तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये हमने नियम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, यदि जो प्रथम वर्ग है और उस प्रथम वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनके सामने कोई भी तीसरा व्यंजन आ जाए, चौथा व्यंजन आ जाए, या ये रे वे है ये आ जाए, तो ये जो प्रथम अक्षर है ये अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी क छ त त प, अगर इनके सामने ये प्रथम अक्षर है ना, या तो कोई स्वर आ जाए, या तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, या ये र ल व आ जाए, तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इनके वर्ग कैसे कैसे, क ख ग घ ग, तो ये क तो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च की बात करें तो च छ ज झ य, तो ये जो च है ये जय हो जाएगा। ट की बात करें तो ट ठ ड ढ ण, तो जो ट होगा ट के बाद ड हो जाएगा। इसी तरह का ये हमने नियम पढ़ा था, और जैसे यहाँ पर शब्द पढ़ा था, बाघ प्लस दत्त तो बाघ दत्त हो गया था। कै है तो गे हो जाएगा, दिक प्लस गज तो ये भी गे हो जाएगा, त है तो दे हो जाएगा, भगवत गीता। ठीक है, षट दर्शन षड दर्शन हो जाएगा, उद्योग उद्योग हो जाएगा, है ना। तो ये हमने नियम व्यंजन संधि में पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद भी हमने कुछ नियम पढ़े थे। जैसे हमने कहा था कि यदि ह्रस्व स्वर है, चार होते हैं ह्रस्व स्वर, ए ई उ री या आ, इनके बाद अगर कहीं भी छह आ जाए तो छह से पहले छह आधा आगम हो जाता है, ये आ जाता है। तो इस तरह के शब्द हमने पढ़े थे। जैसे शब्द देखो यहाँ पर, परिच्छेद, परि प्लस छेद, तो ई के बाद छह आया है तो छह से पहले च हलन आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद। आ प्लस छादन, तो क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक है, वी प्लस छेद विच्छेद हो जाएगा, स्वच्छंद स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये नियम पढ़ लिए थे, तीन नियम, चार नियम, है ना। अब अगला नियम देखते हैं हम व्यंजन संधि का। देखो इसमें क्या है व्यंजन संधि में, यदि मैं के बाद कै से लेकर मैं तक कोई सा भी वर्ण आ जाए, जो क च त त प, है ना, ये 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो कै के बाद अगर इनमें से कोई सा भी आ जाए मैं के बाद, है ना, तो जो मैं होगा ये अपने ही वर्ण का पंचमाक्षर हो जाएगा। यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो ये जो मैं है ये पंचमाक्षर हो जाएगा। और अगर बाद में कोई अन्य व्यंजन हो, है ना, स्पर्श व्यंजन से अलग, अगर ये है ना ये हो, तो ये जो मैं होगा ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, देखो शब्द देखो, जैसे क्या देखते हैं, जैसे शब्द है
सम प्लस गति। जैसे शब्द है सम प्लस गति, है ना। अब हमने क्या कहा, यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो मैं के बाद संधि किस किस के, यहाँ पर न और गे, तो म के बाद क्या आया है ग। तो अभी रिक्वेस्ट आ रही, ठीक है। हमने क्या कहा, यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन यानी क च ट त प 25 व्यंजन होते हैं, ठीक। तो ये जो म है, इसके बाद जो भी वर्ग आया है, जो भी वर्ण आया, उसी का ये मैं पंचमाक्षर हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे। परंतु अगर मैं के बाद ये स्पर्श व्यंजन ना आए, अन्य कोई सा व्यंजन आए, जैसे अंतस्थ व्यंजन होता है य र व ल, य र ल व, ठीक है। या उसमें व्यंजन आ जाए कोई सा श श स स, ये आ जाए, तो ये जो म हलंत है, ये अब पंचमाक्षर नहीं होने का, अब ये क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा केवल। ये नियम हमने पढ़ा है। देखते हैं शब्द, जैसे सम प्लस गति, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे संधि है म और ग की, तो मैं के बाद पंचमाक्षर स्पर्श व्यंजन आ गया ग। तो ये जो मैं है, ये ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, और ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, क ख ग घ ग, है ना। तो ये ग का पंचमाक्षर होता है अंग। तो ये जो म है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंग हो जाएगा, परंतु आधा, क्योंकि मैं भी आधा था। अब देखो शब्द क्या बनेगा, स बचा था, स लिख देंगे, म हमारा हो गया है अंग, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे आधा, है? उसके बाद जो भी शब्द बचा है वो जुगल, तो क्या बन जाएगा, ये संगति, है ना। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से संगति। समझ में आए नियम। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, म के बाद पंचमाक्षर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन ना आए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, उसमें व्यंजन आ जाए। तो अब ये जो मैं है, ये पंचमाक्षर नहीं होने का, अब ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे कोई शब्द है सम प्लस योग, तो यहाँ पर जो संधि है वो किसकी है, महलन, है ना, और यह की। तो मैं के बाद यहाँ पंच स्पर्श व्यंजन नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया है, उसमें आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अब ये म पंचमाक्षर नहीं होने का, अब ये क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, अब ये अनुस्वार यानी बिंदी। अब देखो शब्द क्या बनेगा, स बचा था, म हमारा हो गया है अनुस्वार, तो ये जो अनुस्वार है, ये यहाँ पर बिंदी लग जाएगी सैकी पर, और योग जुगल, तो क्या बन जाएगा, संयोग, ठीक है। समझ में आई बात। इसी तरह से हो जाएगा सम प्लस पाप,
तो म हलंत के बाद स्पर्श व्यंजन है तय, तो तय अपना अंतिम वर्ण हो जाएगा पंचमाक्षर यानी त, थ, द, ध, न। तो ये जो मैं है ये आधा नया हो जाएगा, तो यहाँ शब्द बन जाएगा संताप। समझ गए क्यों हो रहे हैं? ऐसे सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखोगे सम प्लस सार, तो यहाँ संसार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि म के बाद यहाँ कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसलिए अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, नियम समझ में आ गया होगा जी? मतलब सर स्पर्श व्यंजन नहीं होगा तो अनुसार बन जाएगा। बस, अगर स्पर्श व्यंजन नहीं होगा मैं के बाद, तो ये जो मैं है ये फिर बिंदी बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। देखो यहाँ देखो सम प्लस सही है। यहाँ पर देखो मैं के बाद ये है, यहाँ पर देखो मैं के बाद क्या है? स है। यहाँ पर देखो मैं के बाद पै है, तो ये तो पै तो होता है स्पर्श व्यंजन। तो अब ये अनुस्वार नहीं होने का, अब ये क्या हो जाएगा? पै वर्ग का ही पंचमाक्षर, और पै भै बै भै मैं, तो आधा में हो जाएगा। मैं के बाद श है, तो ये मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? संक्षेप। ठीक है, समझ में आया होगा ये नियम? चलो आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। यदि तय के बाद च या छ आ जाए, तो जो तय होगा आधा च हो जाता है। समझो क्या कहना चाह रहा है? यदि त के बाद च आ जाए या छ आ जाए, तो ये जो तय होगा ये क्या हो जाएगा? आधा च। इसी तरह से अगर त हलंत के बाद त ठ आ जाए, तो जो त होगा आधा ट हो जाएगा। त आधा के बाद ड ड आ जाए, तो जो त होगा वो ड हो जाएगा। और त के बाद ले आ जाए, तो त आधा लय हो जाएगा। ठीक है, शब्द देखो, जैसे हम कहें सत प्लस जल। ठीक है, हमने कहा त के बाद ज ज आए, तो जो त है ये क्या बन जाएगा? ज आधा बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, से बचा था, ये तय हमारा क्या हो गया? आधा ज, तो आधा ज ऐसे लिख देंगे। इसके बाद फिर पूरा ज है, और उसके बाद क्या है? सज्जन। और देखते हैं शब्द, देखो जैसे ये तो बहुत पूछता है शुद्ध वर्ग में, उत प्लस ज्वर, किस किस की संधि है? तो हलन और ज, ये भी आता है। त के बाद ज ज आ रहा है, तो ये जो तो है ये क्या बन जाएगा हमारा? आधा ज हो जाएगा, है ना? अब देखो शब्द क्या बनेगा? वो बचा था, आधा तय है। आधे तय के बाद क्या है? ये जय बन जा रहा है, तो तय हट जाएगा, आधा जय लगेगा। उसके बाद फिर आधा जय है, और उसके बाद वह है, और उसके बाद लय। तो उज्जवल, उज्जवल ऐसे बनता है, शुद्ध वर्ग में पूछता है ना? क्योंकि ये आधा तय भी आधा जय हो जाता है, इसलिए उज्जवल ऐसे बनता है। और देखो चलो जैसे उत प्लस चारण,
संधि किस किस की है यहाँ पर? आता त और उसके बाद च। त के बाद हमने पढ़ा था कि च छ आ जाए, तो जो त है ये आधा च बढ़ जाता है। लेकिन कैसे मिलेगा? वो बचा था, फिर आधा च है, फिर इसके बाद च है, और यहाँ च की जगह चा है, तो इसको चा करेंगे, उसके बाद रहे, और उसके बाद तो क्या बन जाएगा? उत्पलचारण। ठीक है, इसी तरह से सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे एक शब्द है प्लस लंघन, शब्द बनेगा तो आधा और ल, इनकी संधि। तो अगर त के बाद ल आ जाए तो ये त भी ल ही हो जाता है। अभी पूरा पढ़ने लिए शब्द किंग कैसे बनेगा? बचा था तो जो है हमारा आधा है, हम इसका आधा ले लिख देंगे, और जो भी बचा वो पूरा लिख देंगे चुका। लंघन बचा तो लंघन, तो क्या बन जाएगा शब्द? उल्लंघन। समझ में आ गया होगा ये नियम भी? चलो एक शब्द बता दो जरा बस। एक शब्द है तत् प्लस लीन, क्या शब्द बनेगा? तल्लीन। तल्लीन बन जाएगा। क्या बनेगा और कोई बताओ? करियत हलंथनल बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं और कोई। चलो, संधि है त आधा और उसके बाद लय है। तय के बाद जब लय आए तो हमने पढ़ा था तय आधा लय हो जाता है। अब देखो शब्द क्या बचा था? ये वाला तय झुका, ये वाला तय आधा लय हो गया, और उसके बाद लीन। क्या बन जाएगा सर? तल्लीन। ठीक है, ये नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो नियम बहुत सारे हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? जो केवल इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना। ठीक है, अब जो व्यंजन संधि है इसमें देखो नियम तो है बहुत सारे, और जितने पढ़ोगे उतनी दिक्कत है, तो इससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। जितना हमने पढ़ा, ये लगभग 6 से 7 नियम पढ़े हैं, ये 6-7 नियम बस पढ़ लेना। नियम नहीं रखने, बस शब्द देखना है कौन सा शब्द कैसे बन रहा। ठीक है, तो व्यंजन संधि हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे हम विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि जब हमने पढ़ी थी शुरू में, तो विसर्ग संधि में हमने कहा था कि जब भी विसर्ग संधि होगी तो यहाँ ये विसर्ग के साथ चाहे तो स्वर या व्यंजन, इन दोनों के मिलने से होगी। विसर्ग संधि कैसे होगी? विसर्ग के साथ जब या तो स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए, तब विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इस विसर्ग संधि में भी कुछ नियम होते हैं, अब वो नियम कैसे कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। बहुत अच्छी संधि है, आसान संधि है, और काम आने वाली है। बहुत सारे शब्दों में प्रयोग होगी। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे ऐसे होते हैं इसी संधि से बनेंगे। उपसर्ग इसी संधि से बनेंगे बहुत सारे। तो इसमें ध्यान रखना है कैसे कैसे शब्द होता है। देखो पहला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, केवल ए को छोड़कर। देखो विसर्ग से पहले तो ए आए
और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो जो विसर्ग होगा वो लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शब्द देखते हैं। हमने कहा कि यदि विसर्ग से पहले तो ए हो और विसर्ग के बाद भी ए ही हो तो ये जो विसर्ग है ये लुप्त हो जाता है। शब्द देखेंगे इस प्रकार का, जैसे अतः एव, ठीक है। तो अतः में हमने कहा कि विसर्ग से पहले तो ए हो, यहाँ संधि जो होगी किसकी होगी, विसर्ग की है और ए है। तो विसर्ग से पहले तो यहाँ ए आए तो ए ही है विसर्ग से पहले। जो अतः है ये तय में से ए बाहर आ जाएगा, है ना। तो विसर्ग से पहले तो यहाँ ए है और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ए आ गया। तो ये जो विसर्ग होंगे ये लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो शब्द क्या बचेगा, ए बचा, त बचा, विसर्ग हम नहीं लिखेंगे और एव जुटा तो क्या बन जाएगा सर, अतएव। ये विसर्ग संधि का पहला नियम था। पढ़ना चाहो पढ़ लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। अगर विसर्ग से पहले और बाद में भी दोनों तरफ ए ही हो, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो ये सारे मिलकर आपस में ओ बना देते हैं, ठीक है। जैसे शब्द देखो, शब्द है प्रथमा प्लस अध्याय। यहाँ पर संधि हम देखेंगे तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद ए है। और विसर्ग से पहले अगर देखें, इस विसर्ग से पहले देखें तो क्या है, ए ही है ना? तो विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी है तो ये सारे मिलकर आपस में क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। अब देखो शब्द कैसे बचा, प्र बचा, बचा, म मसे वाला ए बार हमने निकाल दिया तो आता में बचेगा। आधे के बाद क्या है, ओ, तो विसर्ग ये हलंत हट जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी और जो बाकी बचा वो अच्छा। समझ में आए दोनों नियम। यदि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद ए है तो सब मिलकर ओ बना देते हैं। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो बस ये विसर्ग हट जाएगा, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमने नियम पढ़े, समझ में आया सर? यस सर। आगे देखते हैं। इसी तरह से शब्द हो जाएगा तेज प्लस असी तेजस्वी। ऐसे शब्द है मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल। इस संधि में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो नियम है उनमें से है एक ये वाला, विसर्ग से पूर्व यदि ए, यानी विसर्ग से पहले अगर ए और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा य र ल व ओ तो विसर्ग अपना ओ हो जाएगा, तो विसर्ग ओ हो जाएगा। समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। यदि विसर्ग है ये, इस विसर्ग से पहले तो ए हो और विसर्ग से बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा य श स ये हो, है ना। तो ये जो विसर्ग है ये इन तीन
तीनों को मिलाकर ओ हो जाएगा। वो देखते हैं शब्द कैसे। शब्द है मन है प्लस भाव। अब इसकी संधि क्या वो देखते हैं। जैसे हमने कहा संधि है यहाँ पर विसर्ग और है की। विसर्ग से पहले न से ए बाहर आ जाएगा और विसर्ग के बाद ब है। और भय जो है ये प वर्ग का है। ब, भ, ब, भ, म। तो विसर्ग के बाद जब भी तीसरा और चौथा व्यंजन आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये क्या बना देगा, तीनों को मिलाकर ओ बना देगा। वही हो रहा है यहाँ देखो। जैसे विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आया तो ये जो विसर्ग है और ओ है दोनों मिलकर ओ हो जाए। देखो शब्द क्या बचा था, नो बचा। न से ए बार काट दे तो आता न और उसके बाद क्या है ओ, तो ओ की मात्रा और जो शब्द बचा वो जुड़ा। समझ में आया शब्द? ठीक है, तो फिर एक शब्द बता दो जरा। कुछ शब्द में बोल देता हूँ, उनका बताना संधि। मनोहर, क्या संधि विच्छेद होगा? नहीं बता रहा कोई? मनोहर, दिक्कत आ रही है? आवाज तो आ रही है सभी को? मनह प्लस हर, विसर्ग के बाद है आया श श श ह। तो ये विसर्ग और इससे पहले जो ए स्वर है दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। देखिए शब्द क्या बचा था, म बचा। न से ए बार काट दे तो आधा न, आधा न के बाद ओ है तो ओ की मात्रा और उसके बाद हर जो घटू तो इसी तरह से पूछेगा पेपर। मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए। और देखो चलो एक शब्द और बता दो बस, फिर आगे बढ़ेंगे। यशोदा इम्पोर्टेंट है, अभी यूके प्रिपरेशन ने किसी पेपर में पूछ भी रखा था। बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नहीं बता रहा कोई भी? यो विसर्ग और वो हो जाएगा ओल्ड। यशः प्लस दा, अब यहाँ पर जो संधि होगी वो विसर्ग की और द की। और विसर्ग से पहले क्या है ए। अपने ही तो पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए या ये रेले आ जाए से आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये ओ हो जाता है ए के साथ में। तो देखेंगे हम क्या।
तो ये जो ओ विसर्ग और ए है, ये दोनों से क्या हो जाएंगे ओ, और उसके बाद जो भी वर्ण है वो दुकर्म रहेगा। जैसे ये बचा था, श में से ए बाहर निकाल दिया तो ओ बचा, श में से ए बाहर निकाल दिया तो आता श बचा था, उसके बाद ओ है तो हलन हटा देंगे, ओ मात्र लगा देंगे और क्या बन जाएगा, समझ में आया? यस सर। ये हो जाएगा तब विसर्ग प्लस वन। और कोई प्लस वन। संधि किस किस की है, विसर्ग और वह की। तो विसर्ग के बाद में ये र व ये है, और विसर्ग से पहले ए है, पे में से ए निकल जाएगा। अब ये जो दोनों शब्द है क्या बन जाएंगे, ओ, देखो क्या क्या बचा था, त बचा, ओ में से ए बार काट दिया तो आधा पे बचेगा, उसके बाद क्या है तो ओ है, ये हटा देंगे, उसके बाद जो बचा वो जो तो तब होगा। ठीक है, समझ में आए? जी आ गए। आवाज तो आ रही होगी ना? हाँ जी आ रही। चलो ठीक है, लग नहीं रहा दिक्कत चल रही, मुझे ऐसा लग रहा है दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ। सर बच्चे बहुत कम कनेक्ट है। हाँ वो कुछ को हिंदी पढ़नी नहीं होगी ना। अब दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो उन्हें हिंदी आती है ना, या बस उनके काम की नहीं है, या उनकी समझ में नहीं आ रही है ना। चलो तो कंटिन्यू रखेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जाना जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो भर्ती निकली हुई है, जैसे ईओ का पेपर है, अद्योपति, यश प्लस घोष, यश घोष, मनः प्लस बल, मनोबल, मनः प्लस भाव, मनोभाव, मनः प्लस योग, मनोयोग, ये सारे इस तरह के शब्द हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या करना है आपको, कोई भी एक प्रैक्टिस की बुक लो और उसमें अपनी तरफ से देखो तो कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो बाकी जो और नियम है, ये वाला नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है बहुत इंपॉर्टेंट, सातवां नियम, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद कोई भी प्रत्यय वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा स्वर या स्वर आ जाए, ई या ऊ के बाद कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो विसर्ग होगा ये र हलंत हो जाता है, आधा रह हो जाएगा, ये लिखा हुआ आधा र हो जाता है। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद स आ जाए, यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, अलग से समझेंगे, देखो जैसे यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद तीसरा व्यंजन आ जाए,
बड़ा था ना कैसे तत्व का तीसरा तृतीय अक्षर, तीसरा व्यंजन आ जाए, चौथा व्यंजन आ जाए, पांचवा व्यंजन आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो विसर्ग था ये विसर्ग हो जाएगा र आधा। परंतु यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद इनमें से कोई ना हो, क्या हो, श स श, ये कोई सा विषय आ जाए, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद कोई सा विषय आ जाए, तो ये जो विसर्ग है ये वही वाला से आधा हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर ये से आया तो विसर्ग आधा से बढ़ जाएगा, विसर्ग के बाद अगर ये से आया है तो आधा से ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला से आया है तो आधा से ये वाला बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द है निहि प्लस जन, ठीक है, विसर्ग के बाद ज आया है और विसर्ग से पहले क्या है, ई, नी में से ई आ जाएगा, तो ये जो ज है तो च छ ज ज ञ, पहला दूसरा तीसरा, तो ज जो है तीसरा व्यंजन आया है, तो विसर्ग से पहले यहाँ पर देखोगे वाक्य में तो ई है और विसर्ग के बाद तीसरा व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है ये आधा रह बढ़ जाएगा। शब्द देखो क्या बनेगा, नी तो झुका तो, अब विसर्ग के स्थान पर आधा रह बढ़ गया था, आधा रह, उसके बाद जो शब्द बचा, अब जब भी कभी रह आधा हो और उसके बाद कोई स्वर ना आए, व्यंजन आ जाए, तो ये आधा रह अपने अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, तो नया जो शब्द लिख सकते हैं वो इस तरह से लिख, सही ये भी है, ये भी, ठीक है। परंतु अगर विसर्ग के बाद से आ जाए कुछ, जैसे निहि प्लस शंख, ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद श है, तो ये विसर्ग हटेगा और अपने अगले वर्ण पे जो भी श है वही श बढ़ जाएगा, तो विसर्ग हो जाएगा ये वाला श आधा। देखो क्या क्या बचा था, नी बचा था, अब विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पूरा बढ़ गया है आधा से, इसको चाहे ऐसे लिख लो, तो उसके बाद जो भी है वो चुका विसर्ग, ठीक है। और समझो, जैसे शब्द होगा निहि संदेह, तो विसर्ग के बाद क्या है, दंत्य से, तो विसर्ग दंत्य से ही बढ़ जाएगा। देखो कैसे, नी बचा था, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा से, और जो भी शब्द है वो चुका, तो निसंदेह ऐसे बनता है शुद्ध, ठीक है। देखते हैं शब्द, जैसे मिहि प्लस झर निर्झर, मिहि प्लस गुण निर्गुण, दुह प्लस गुण दुर्गुण, मिहि दुह प्लस जन दुर्जन, वही प्लस मुखी बहिर्मुखी, मिहि प्लस आशा निराशा, मिहि प्लस संदेह निसंदेह, दुह प्लस शासन दुशासन, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का नियम था, ठीक है। दो तीन नियम और बचे हैं, अभी देखेंगे उनको भी। तब तक किसी भी बुक से जो हमने विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पढ़ी है, इनके सबके ऑब्जेक्टिव एक बार करके देख लेना, काम आएगी, ठीक है। तभी सीख पाओगे जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी तो याद सी है, फिर ऐसा लगेगा कि भाई अब कुछ भी याद नहीं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना।
जो भी बुक तुम्हारे पास हिंदी की होगी किसी भी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रख लो। उम्मीद है कल क्लास सर करेंगे, है ना। जैसा भी होगा ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को कोई बात करनी है? ये इसके नोट्स मिल जाएंगे, मतलब ये जो है आपने बना रखे हैं इनको शेयर हो जाएंगे? ये हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे हरदे बहारी की किताब के हैं, मैं जो कि भेज दूंगा, कोई पीडीएफ बना के भेज दूंगा। जी भैया, पीडीएफ बना के एक बार शेयर कर दीजिए। अभी भेज देता हूँ। ठीक है भैया, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल या परसों की होगी क्लास, है ना। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।